हेलो बच्चों। आज आया है सीए का रिजल्ट, जिसमें जनवरी 25 के अंदर जिन बच्चों ने एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट सीए फाउंडेशन का और सीए इंटर का आया है। तो आज मैं आपके लिए इस इंटरव्यू में कुछ ऐसे ही हीरे लेकर आया हूं जिन्होंने अपने इस रिजल्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल करे। और इस रिजल्ट में आपको इनके मार्क्स जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। इनसे इनकी स्ट्रेटजीज पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसे तैयारी करी। और मैं बता देता हूं, सबसे पहले हमारे बीच आज हमारे तीन खास मेहमान रहने वाले हैं। एक रहने वाली हैं खुशबू जी, जिन्होंने सीए फाउंडेशन में 300 मार्क्स सिक्योर करे हैं। एक हमारे रहेंगे सक्षम अग्रवाल जी, जिन्होंने सीए इंटर के अंदर अपना बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिया है। और हैरानी की बात आपको जानकर ये होगी कि जिसमें 6 सब्जेक्ट्स में से उनकी 5 के अंदर तो एग्जेम्पशंस हैं। दो या तीन तीन सब्जेक्ट में 70+ हैं और एक सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स हैं। और श्रेय मदान भी होंगे। श्रेय भाई ने भी सीए फाउंडेशन क्लियर करा है अपना 300+ मार्क्स से। तो तीनों बच्चों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो, तो श्रेय सबसे पहले आप बताओ, आपके कितने कितने मार्क्स आए सीए फाउंडेशन में? आपने अपना जो एग्जाम क्लियर करा चारों सब्जेक्ट्स में। यस सर। सर मेरे लॉ में 73 मार्क्स हैं। ठीक। अकाउंट्स में मेरे 81 मार्क्स हैं। ठीक है। एंड मैथ्स में मेरे 83 हैं एंड इको में 85 हैं। ठीक है, तो हो सकता है किसी बच्चे को ये मार्क्स सुन के लगे कि ये बच्चा शायद अपने क्लास 12th के मार्क्स बता रहा हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सीए फाउंडेशन के मार्क्स हैं, जिसमें तीन सब्जेक्ट में 80+ है और लॉ के अंदर भी 70+ है। तो बहुत बहुत बधाई श्रेय भाई आपको तो सबसे पहले। और खुशबू, आप थैंक यू भी एक सर। बार अपने मार्क्स बता दो, आपके कितने कितने आए अलग अलग। जी सर। सर अकाउंट्स में मेरे हैं 71, लॉ में 60, मैथ में 88, इको में 81। चलो, बहुत बहुत खतरनाक मार्क्स हैं ये तो सुन के, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को अपने क्लास 12th के मार्क्स याद आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं सभी बच्चों को, ये 12th के मार्क्स नहीं है, ये सीए फाउंडेशन के मार्क्स है। और एक बार सक्षम, आप भी अपने मार्क्स बता दीजिए कि आपके कितने आए हैं सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स के मार्क्स। सर एडवांस अकाउंट्स में 77, लॉ में 58, टैक्स में 70, कॉस्ट में 84, ऑडिट में 61, एफएमएसएम में 74। ठीक है, तो मतलब बेसिकली 5 एग्जाम्पशंस आपकी आई हैं और 2 नंबर से एक छोटी छठी एग्जाम्पशन भी रह गई है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं श्रेय आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपके सीए फाउंडेशन में आपने अभी क्रैक करा। तो सिंपल सीधी बात बताओ, क्या स्ट्रेटेजी थी? सर स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल सी थी। सर मैंने जो मेरे 12th का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 96% आए थे। तो सर पढ़ने में तो मैं अच्छा हूँ ही। बाकी फाउंडेशन में भी यही था कि अकाउंट्स तो काफ़ी हद तक 12th के सिमिलर ही थी जो हमने 11th 12th में पढ़ी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग थी। बाकी लॉ एक पूरा नया सब्जेक्ट था। मैथ्स मेरे पास थी 12th में, अप्लाइड मैथ्स थी, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सिमिलर ही लगी मुझे। एंड बिल्कुल। इको भी कुछ नए, लास्ट के 3-4 चैप्टर्स नए थे, बाकी शुरू के सेम ही थे। तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस लॉ में रखा अपना। जो लॉ थी मैंने वो डेली बेसिस पे करी, उसके मैंने नोट्स बनाए। बाकी अकाउंट्स भी मैंने, जो पी वाई क्यूज थे, आर टी पीज थी, एम टी पीज थी, वो सब करी। और मैथ्स के मैंने जो पी वाई क्यूज थे वो लगाए, और जो अम, उसके आईसीआई के में क्वेश्चंस दे रखे थे वो करे। प्लस सेम मैंने ऐसे ही इको में किया। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने लॉ में दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल, तो मैं लॉ पे ही आपसे गाइडेंस और लेता हूँ। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लॉ में। लॉ में बच्चे फेल भी होते हैं, तो लॉ में 70+ मार्क्स सिक्योर करा तो क्या राज है उसका? कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए लॉ? पूरा सीक्वेंस अच्छे से सर बताओ कि पहले क्या फिर कैसे, फिर कैसे, लास्ट डे पर कैसे, लॉ के बारे में पूरा मतलब अपना फुल डिटेल बताओ। सर लॉ में मैंने 84 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 73 मार्क्स आए। क्योंकि कुछ मुझे क्वेश्चंस में जो मुझे डाउट लग रहा था वो मैंने नहीं करे। प्लस मैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो मेरा टाइम पर हो नहीं पाया था पूरा, तो मैं 6 मार्क्स का वो छोड़ के गया था, क्योंकि वो चॉइस में आता है, तो इसलिए ठीक है। मैंने वो छोड़ दिया था। ठीक तो है। इसलिए मैंने 84 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। बाकी लॉ में मैंने ऐसे तैयारी करी थी कि सबसे पहले तो मैंने जो भी आरकेजी में अंकुर सर से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे जो जो उन्होंने पढ़ाया
मैंने पहले उनकी वीडियो लेक्चर सुने, फिर उसके बाद जो उन्होंने बुक दे रखी थी मैंने उससे नोट्स बनाए अपने खुद के, और फिर उनको नोट्स को मैंने एक बार पहले तो पढ़ा, खुद से समझा, फिर उनको याद करा। और मैं यही हमेशा जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ा लर्न करने का वर्क ज़्यादा रहता है, मैं उसमें हमेशा पहले एक बार पढ़ने के बाद मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज कर लूँ। तो इसीलिए जब मेरा लास्ट का थोड़ा सा मेरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन रह गया था, तो मुझे ये था कि हाँ वो तो चॉइस में आएगा, तो मैं उसको एक बार को छोड़ भी सकता हूँ, पर मेन ये है कि जो जितना मैंने कर लिया मैं उसको जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज कर लूँ। तो मैंने मेन फोकस यही किया था कि मैंने जितना करा उसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर सकूँ वो बेटर है। तो मैंने 2 से 3 बार हर चीज़ को एक बार रिवाइज किया, और उसके बाद जो पास्ट ईयर में केस स्टडीज वगैरह आ रखी थी उनको सॉल्व किया, और फिर एग्जाम देने में चला गया था। बाकी मैंने लिख लिख के भी देखे थे जो हाँ, क्वेश्चंस थे। मैं इसी पे आना चाह रहा था। तो लॉ में जैसे बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये बोलते हैं कि सर हमें लिखने में प्रॉब्लम आती है, कि चलो समझ तो आ गया, कहानियां तो पता चल गई, स्टोरी लिखना कैसे है, तो उस पर भी कुछ बताओ। लॉ में तुमने कैसे मतलब याद कर करके लिखा या रटा या अपनी लैंग्वेज में लिखा? नहीं सर, अपनी लैंग्वेज में तो वहाँ पे मार्क्स मिलते नहीं है, तो वो तो जो बुक में दे रखी है लैंग्वेज वही लिखनी पड़ती है। जो मेन कीवर्ड्स होते हैं बस मेन वो याद होने चाहिए, बाकी थोड़े बहुत आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जो मेन जिनके मार्क्स होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जो लॉ के वर्ड्स होते हैं वो दिमाग में होने चाहिए। हम्म। प्लस राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करो उतना बेटर है। जितना लिख लिख के देखोगे उतना एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं जब एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस मैंने घर में भी प्रैक्टिस करी है, तो हाँ मैं लिख लूंगा। अगर बिना राइटिंग प्रैक्टिस के एग्जाम में जा रहे हो कि हाँ मैंने तो याद कर लिया है, तो फिर एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। प्लस आप सोचोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सोचोगे कि इसमें ये लिखूं या वो लिखूं, इसमें 2-3 प्रोविजंस लग रहे होते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, तो फिर हम्म। आपको वो बना के लिखना पड़ता है। तो अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करी कर रखी है तो फिर लॉ में मार्क्स स्कोर करना इजी रहता है। तो मेन है राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना। ओके, तो बहुत सही बात बताई श्रेय ने। देखो बच्चों को 83 मार्क्स का या 84 मार्क्स का देखो उसने अटेम्प्ट करा, और उसमें से 70 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं तो दैट मीन्स उसने जो करा है वो बहुत क्वालिटी करा है। आपके लिए की टेक अवे ये है कि अपनी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको, की वर्ड्स पता होने चाहिए लॉ के, और वो बुक के की वर्ड्स जो हैं वो आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे, और राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है श्रेय, आपके पास आता हूँ अभी। और कुछ तो कुछ खुशबू। जगह जैसे जो सेक्शंस होते हैं मैंने वो याद करे थे, तो कुछ कुछ जगह मैंने सेक्शंस भी कोड करे, तो उससे भी इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ गया। बिल्कुल सही। और कुछ कुछ जगह अगर आप सेक्शन भी इंपॉर्टेंट वाले याद करोगे तो उससे एग्जामिनर पर इंप्रेशन और अच्छा पड़ेगा, तो आपके मार्क्स देखो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी टिप दी श्रेय भाई आपने। आपके पास आता हूँ अभी दोबारा। तो खुशबू जी से जानता हूँ कि खुशबू जी, आपका लॉ ने तो चलो श्रेय से हमने पूछ लिया, अब अकाउंट्स में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, मैथ्स में भी हैं, इकोनॉमिक्स में भी हैं, मैथ्स को लेकर भी कई बार बच्चे डरते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने पूरा सीक्वेंस बताओ शुरू से कि कैसे पढ़ा, फिर ये कैसे कैसे मतलब पूरा एंड तक एग्जाम तक बढ़े आगे। सर मैथ्स मेरा 10th तक ही बहुत स्ट्रांग था, और हमारे स्कूल में +1 +2 में ऐसा कॉमर्स वाला अप्लाइड मैथ नहीं करवाते, वो नॉन मेडिकल वाला मैथ करवाते हैं। सो इंटीग्रेशन वगैरह काफी टफ होती है। तो +1 +2 में मुझे पसंद था काफी ज्यादा मैथ्स। बोर्ड में भी 86 मार्क्स आ गए थे, मैथ्स में भी अच्छे आए थे। तो मैथ्स शुरू से पसंद था, और ऊपर से सर कराते ट्रिक्स के साथ इतने इंटरेस्टिंग वे में थे, तब मजा भी आता था। बस एक तभी कंसिस्टेंसी रखी मैथ में, थोड़ा करो चाहे जितना करो बट डेली करो, ताकि भूल ना जाए। तो मैंने हम्म। बस यही फोकस किया भी डेली करूं, भी छूटे ना, एक बार भी ऐसा ना हो भी एक चैप्टर कर लिया फिर दूसरे को महीने बाद हाथ लगाए। ऐसा कंसिस्टेंसी के साथ किया। रिवीजन भी 2-3 बार हुई। एग्जाम के टाइम मैं बीमार हो गई, तो एग्जाम के टाइम पे तो हुआ ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाए एग्जाम के टाइम पे। तो पहले ही था, जितना किया था उसने ही बचा लिया। अभी पहले पढ़ा हुआ हो ना तो एग्जाम के टाइम ना भी पढ़ के जाओ ना, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो देख लो बच्चों, अगर अगर खुशबू की तबीयत ना खराब होती तो शायद 350 भी पार कर देती वो। अच्छा। और फिर कंसिस्टेंसी से मुझे ये पूछना था कि चारों सब्जेक्ट क्या डेली ही पढ़ती थी खुशबू तुम, या कुछ उसमें भी ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता था? सर लॉ तो था डेली, लॉ डेली था, अकाउंट्स भी डेली था। इन दोनों पर तो सबसे ज्यादा फोकस किया है। फिर इको था, जो एक बार सिलेबस हो गया उसके बाद उसे थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया था, अभी धीरे धीरे करना शुरू किया था। और मैथ्स को भी थोड़ा छोड़ दिया था, धीरे धीरे किया था। मेन फोकस तो लॉ ही था, क्योंकि मैथ्स इको मेरे स्ट्रांग थे हमेशा से ही, तो उस पर इतनी टेंशन ही थी। मेन तो लॉ की फिक्र होती है।
ठीक है, तो लॉ में आपने भी श्रेय की तरह ही करा, लिख लिख के, या हाँ जी, लिख लिख। मुझे तो वैसे भी नहीं याद होता, मेरे लिए तो बहुत टफ है याद करना। मुझे इको बिजनेस बिल्कुल नहीं पसंद थी 11th 12th में, क्योंकि मुझसे याद ही नहीं होता था। मुझे सिर्फ अकाउंट्स पसंद थी। ठीक है। तो बहुत लिख के देखा है तब याद हुआ। अच्छा, तो मतलब आपने भी लिखा जरूर लॉ में। हाँ जी सर, डेली लिखे हैं क्वेश्चन, 3 3 क्वेश्चन लिखे हैं डेली। चलो बहुत बढ़िया। तो देख लो प्यारे बच्चों, लॉ के अंदर तो एक ही मास्टर टिप है कि भैया लिखना पड़ेगा, और ढंग की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। चलो ठीक है खुशबू, आता हूँ आपके पास। तो सक्षम बाबू, अगर आप हैं अवेलेबल तो अब आपके पास आते हैं। अब आपके बहुत सारे छोटे भाई बंधु जो हैं, जो सीए फाउंडेशन क्लियर करके आपकी राहों पर चलेंगे, सीए इंटर में आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने तो सीए इंटर में झंडे गाड़ दिए हैं, बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिया है, अब आप बन गए हो सीए फाइनलिस्ट। तो पहले तो ये बताओ कि मतलब बच्चों को ही गाइड ज्यादा करो आप तो, कि अब इंटर में क्या करना चाहिए, शुरू से कैसे पढ़ें, बोथ ग्रुप की तैयारी कैसे करें, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर मैं अब इतना तो मैंने सोचा नहीं कैसे क्या बताना है। मतलब मेरा रेगुलर कॉलेज था, पहली बात तो रेगुलर कॉलेज के साथ ही करा है मैंने। और शुरू से मतलब ये तो क्लासेस। बहुत बड़ी बात है, मतलब ये तो तुम तो स्टार खिलाड़ी हो आज के, कि रेगुलर कॉलेज के साथ भी सीए इंटर की तैयारी कर ली, बोथ ग्रुप्स क्लियर भी कर लिए, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी क्वेरी है हर बच्चे के मन में कि कैसे करना है। तो तुम तो जरूर जरूर बताओ कैसे करते थे, पूरा टाइम टेबल सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का बताओ। सर मतलब नॉर्मल शुरू शुरू में तो नॉर्मल रहता है, एक एक क्लास डेली होती है डेली। ग्रुप 1 की क्लासेस नॉर्मली लो डेली डेली। फिर क्लासेस खत्म होके ग्रुप 1 की, फिर ग्रुप 2 शुरू करा। ठीक है, तो सितंबर मिड में मेरी क्लासेस कितने खत्म महीने हो में गई। ग्रुप वन दो क्या टाइम लिया, कितने महीने में ग्रुप टू का टाइम लिया? सर मेरा लॉ की क्लासेस जल्दी हो गई थी अप्रैल में ही। ठीक फरवरी है। में मैंने स्टार्ट किया था, मिड ऑफ फेब में मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी। ठीक है। अप्रैल में मेरी लॉ खत्म हो गई। एंड बाकी दोनों मेरे जून मिड में जून अकाउंट्स मेरा जून में खत्म हो गया। एंड ठीक है। टैक्स मेरा थोड़ा लेट तक हुआ था, ठीक है जुलाई तो एंड तक। ठीक है, तो 4 से 4.5 5 महीने में तुम्हारा ये तीन खत्म हो गए, हम्म। और फिर उसके बाद ग्रुप और टू में भी। फिर मैंने जुलाई स्टार्टिंग से ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया था। ठीक और है। उसकी क्लासेस मैंने सारी क्लासेस पैक कर ली थी सितंबर मिड तक। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि तुमने सितंबर मिड तक, इसका मतलब 6 सब्जेक्ट्स की अपनी कोचिंग फिनिश कर ली, हाँ। और फिर इसमें रिवीजन में कितना टाइम लिया? सितंबर मिड तक मेरी रिवीजन लॉ में थोड़ी सी हुई थी। और जो टेस्ट हो जाते थे कोचिंग के, वो नॉर्मल उसी का पढ़ा था, ज्यादा कुछ रिवीजन नहीं करी थी। उसके ठीक। बाद रिवीजन शुरू हुई थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, काफी रिवीजन हुई थी। ठीक है, तो 3 महीने मतलब रिवीजन के लिए सफिशिएंट रहे, और फिर जनवरी में तुमने एग्जाम दे दिया। हाँ सर। ठीक है, तो अब जैसे कॉस्टिंग में तुम्हारे 84 मार्क्स है ना? तो इतने खतरनाक मार्क्स कैसे आ गए कॉस्टिंग जैसे नए सब्जेक्ट के अंदर, वो तो नया सब्जेक्ट है। सर मेरा कॉस्टिंग में मैं अपने टीचर को ही क्रेडिट देना चाहूंगा। नमित सर से ली थी मैंने कॉस्टिंग की ठीक। क्लास। तो उन्होंने बहुत अच्छे से डेली, पढ़ाया। हाँ तो डेली पढ़ते थे, मतलब कॉस्टिंग ज्यादा पढ़ते थे? सर ऐसा नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ता था। मतलब नॉर्मल क्लासेस तो बहुत थी, कॉस्टिंग की क्लासेस डेली होती थी। राइटिंग प्रैक्टिस डेली होती थी। क्वेश्चन भी डेली सॉल्व होते थे। और फिर मैंने कॉस्टिंग की, जबकि मैंने एक या दो रिवीजन ही करी होगी। अच्छा। मतलब एक हफ्ते में मैंने दोबारा पूरी कॉस्टिंग रिवाइज करी थी। एक हफ्ता 10 दिन और में रिवाइज हो जाती है पूरी। हो जाती है। और एक और चीज बता दो कि हर सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट थे, तो वो कितनी बार रिवाइज करे एग्जाम से पहले, मतलब 4 5 बार रिवाइज करे, या हर सब्जेक्ट 1 2 बार ही करा बस? सर 4 5 सारे सब्जेक्ट तो 4 5 बार नहीं हो सकते। जैसे टैक्स है, टैक्स बहुत हैवी सब्जेक्ट है। वो हम्म। एक या दो बार मैंने पढ़े होंगे, 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ा था सारे ठीक है। चैप्टर्स। एंड ऑडिट में डेली पढ़ता था। ठीक है। कुछ कुछ पेजेस नोट, ऑडिट डेली पढ़ता था। लॉ काफी बार रिवाइज करी है। चार हम्म। बार हो चुकी होगी लॉ। लॉ 4 बार रीड कर लिया होगा। ओके, तो मतलब कम से कम 2 बार तो पढ़े ही पढ़े हैं सब्जेक्ट, कुछ कुछ में तुमने 3 बार हाँ, या 4 बार तक रिवाइज कर लिया था। तो 3 बार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कोई सब्जेक्ट, और 2 बार तो एटलीस्ट करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, और एक और चीज बता दो, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है,
ऑडिट और लॉ, ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, है ना, हम्म। इसमें बच्चे बड़े परेशान होते, तो इसमें तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर लॉ में तो मैंने मेन स्ट्रेटजी मेरी सॉरी। रीडिंग करना ही थी। अच्छा। रीडिंग जितनी करोगे लॉ की उतना ज्यादा दिमाग में जाएगा, और उसमें थोड़ा बहुत आप खुद भी लिख सकते हैं। ऑडिट में आपको बिल्कुल थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज चाहिए होती है। तो ऑडिट में बुक लॉ से में मैंने लर्न करा, मतलब लैंग्वेज रटी आपने? नहीं सर, मैं बस नोट्स पढ़ता था। ऑडिट के मैं डेली नोट्स पढ़ता था। जितने ठीक। बार नोट्स पढ़ोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। एंड ठीक। टेस्ट, लास्ट में टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये थी मेन बात। तो प्यारे बच्चों देख लो, इंटर के लिए मेन गाइडेंस ये है कि एक तो डेली पढ़ते रहो, रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहो, और लास्ट में जो रिवीजन का जो 3 महीने का एडिक्वेट टाइम है, उसमें टेस्ट है, वो ज़रूर देने। तो जब सक्षम हम्म। कॉलेज के साथ साथ वो कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है सक्षम, आऊँगा आपके पास भी। तो अब श्रेय भाई आपके पास आता हूँ दोबारा। तो ये बताओ कि एग्जाम से पहले थोड़ा सा क्या टाइम टेबल रहता था बच्चों की, ये भी क्वेरी आती है। और जो जो बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है ना, अब उनके पास 2 महीने का टाइम है, उनके लिए क्या सजेशन होगा, किस तरह का टाइम टेबल रखें हम? सर एग्ज़ाम से पहले तो जो टाइम टेबल रहता था उसमें यही रहता था कि मैं पहले सुबह उठता था, फिर उसके बाद जो भी होते हैं नहाना धोना वगैरह वो सब करा, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गए। फिर उसके बाद सर एग्ज़ाम टाइम में मैं जैसे सब पढ़ते ही हैं ज़्यादा, तो मैं भी ज़्यादा ही पढ़ता था एग्ज़ाम टाइम में। कुछ 14 घंटे 13-14 घंटे तो मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, जैसे तो पूरा लॉ का मतलब एग्ज़ाम। एक सब्जेक्ट जो होता था उसी को पूरे दिन पढ़ते थे, या वो डिवाइड कर रखे थे स्लॉट? सर जैसे दो एग्जाम के बीच में जो गैप होता है तो वो कम होता है, तो जिसका एग्जाम है उस दिन तो वही एग्जाम से ठीक। रिलेटेड जिसका एग्जाम है वो पढ़ा। लेकिन ठीक है। जैसे मेरा पहला एग्जाम हमारा अकाउंट्स का होता है, तो ये था कि अकाउंट्स मैंने 6-7 दिन पहले से कहा था कि मैं वो 6-7 दिन पहले से लेकर चलूंगा। तो वो इनफ है, तो मैंने फिर वो 6-7 दिन पहले अकाउंट्स ही अकाउंट्स पढ़ी बस। और उससे पहले मैंने एक एक चीज़ ख़त्म कर दी रिवाइज करके। जैसे मैंने मेरा दिसंबर में हो गया था सारा कोर्स, तो मैंने सबसे पहले मैथ्स और इको रिवाइज करा। उसके बाद लॉ मैंने रिवाइज करा, और उसके बाद मैंने फिर 6-7 दिन पहले अकाउंट्स रिवाइज किया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई होप बच्चों को हेल्प मिलेगी एग्जाम टाइम पे, इस तरह की शेड्यूलिंग और प्लानिंग करने में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। एक और क्वेश्चन श्रेय बताना, बच्चे की क्वेरी ये होती है कि अब जैसे वेटेज जो होती है इम्पोर्टेंस की, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, तो तुमने भी कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि भाई मैं अकाउंट्स में या लॉ में या किसी भी सब्जेक्ट में मेन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, कुछ छोड़ा था, या सब कुछ करके गए थे? सर वैसे तो मैंने सब कुछ ही करा था, बस लॉ में एक जैसे मैंने बताया था कि एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पार्ट होता है वो 6 मार्क्स का आता है, और ज़्यादातर वो चॉइस में ही आता है। तो मतलब आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में कम चांसेस होते हैं कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, और बाकी में फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो मैंने ठीक है। बस लॉ में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट छोड़ा था, बाकी मैंने लॉ में सारा किया था, और अकाउंट्स मैथ्स इको में सब कुछ किया था। वेटेज पे मैंने देखा था कि जो आईसीआई ने वेटेज दे रखी थी, मेरा उस पे ज़्यादा ध्यान था नहीं, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं सभी करके जाऊंगा। क्योंकि कई बार वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं भी आता है, मैंने जैसे देखा था, बिल्कुल। आपने बताया था, और बाकी वीडियोस में भी देखा कि कई बार आईसीआई वो थोड़ा सा कर देता है कि वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं नहीं। आता है, हल्का सा आगे पीछे हो जाता है। तो मेरा यही था कि मैं सारा करके जाऊंगा, और मैंने सारा करके ही गया था, बस लॉ में वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला छोड़ा था। बिल्कुल, तो ये बच्चों जी आपके लिए सीख है कि ये बिल्कुल भी इन सब चक्करों में ना पड़ना कि ये इंपॉर्टेंट है, खाली ये कर लो वो छोड़ दो। कोशिश करो सब कुछ करके जाओ, और आईसीआई की वेटेज पे भी भरोसा मत करना, वो वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, इसलिए आता हूँ आपके पास। अच्छा खुशबू, अब सीरियस बातें तो थोड़ी सी हो गई, ये बताओ कि बच्चे ये कहते हैं, 11 12 के बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे, कि सीए मुश्किल है, फाउंडेशन मुश्किल है। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या है मुश्किल? सर शुरू शुरू में तो एक बार डर लगता है जब सिलेबस चल रहा होता है, फिर हम्म। जब धीरे धीरे फ्लो बन जाता है तो लगता है भी हाँ हो जाएगा। जब रिवाइज कर लेते हैं एक दो बार तो खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्रीवियस पहले मुझे भी लगता था मेरे से नहीं होगा, पर जब मैंने पहला अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर किया था प्रीवियस ईयर तो इतना डर लगा, हो ही नहीं पाया मुझसे कंप्लीट, आधे ही छोड़ दिया था, तो बहुत डर लगा था। पर जैसे जैसे आगे किए और क्वेश्चन किए, प्रीवियस ईयर के मैंने ऑलमोस्ट इतने पढ़े थे वेबसाइट पे सारे कर लिए थे अकाउंट्स के तो क्वेश्चन, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, इतना
होगा तो तब लगा था भी नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। एक बार फ्लो बन जाता है तो हो जाता है। शुरू शुरू में तो हम 12th में भी डरते ही हैं बोर्ड से, भी होगा नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, पर जब लेकिन हो करने जाता। लगते हैं तो। हाँ जी। ठीक है। और किसी मोमेंट पे मतलब तैयारी करते समय ये भी फीलिंग आ रही थी कि कभी डीमोटिवेशन हो गया, या कभी लगता था कि पता नहीं मैं तो पास होंगी कि नहीं, वो फीलिंग अगर आई तो उससे फिर कैसे ओवरकम करते थे? हाँ जी, एक लॉ के में लगा था, एक बार लॉ का टेस्ट हुआ था, कुछ भी नहीं याद था, ऐसे रिवाइज किए बिना दिया था भी ट्राई करने के लिए, भी कितना के याद है, कुछ भी नहीं याद था। पर उस टाइम ना फिर आइडियाज आ जाता है भी ऐसे नोट्स बना लेती हूँ, इससे और बेटर लर्न होगा। बट अगर उस टाइम मैं ना डरी होती ना तो शायद मैं और अच्छे नोट्स ना बना पाती लॉ के, तो शायद इससे भी कम आते मेरे लॉ के मार्क्स। तो वो डीमोटिवेशन ना कोई नया आइडिया दे देती है पढ़ने के तरीके का। चलो, बहुत अच्छी बात कही खुशबू तुमने। बातों बातों में बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि डीमोटिवेशन जो होता है कई बार, वो आपको बेहतर बनाने में भी हेल्प करता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई ठीक है अब नहीं हो रहा, आपको इम्प्रोवाइज करना है, ये सोचना है कि अब मैं और इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया खुशबू। तो आऊँगा आपके पास भी। अच्छा सक्षम भाई, आप बताओ, अब आप तो सीए फाइनलिस्ट हो गए, आपके मन में कितनी बार ऐसा आता था कि यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये तो होगा नहीं, सीए इंटर जैसा भारी भरकम लेवल? तो डीमोटिवेशन होती थी तो कैसे उससे अपने आप को मतलब उबारते थे, क्या सोचते थे? सर डिमोटिवेशन होती थी जब मैं जैसे जैसे ग्रुप टू की क्लासेस चल रही थी, तब डिमोटिवेशन होता था कि ग्रुप वन अच्छे से याद है नहीं, तो मैं ग्रुप टू की क्लासेस ले रहा हूँ तो क्या पता मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा बहुत ग्रुप्स। और धीरे धीरे एक टाइम आया था कि मेरे को लगा था कि मैं शायद एक ही ग्रुप दूं, बहुत ना दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं इतनी मेहनत करी है पहले, तो मेरे को बहुत ग्रुप्स ट्राई करने चाहिए और थोड़ी सी और एफर्ट्स डाल के पूरा देने चाहिए, अब सारे सब्जेक्ट्स देने। ठीक है, तो कई बार कभी दिमाग में ये नहीं आया कि मैं मतलब ग्रुप वन पहले तैयारी कर रहा हूँ, जब ग्रुप टू की प्रिपरेशन करूंगा तो कई बार वो लेथार्जिक फीलिंग आ जाती है कि चलो छोड़ो, बाद में एक अटेम्प्ट बाद दे देंगे? तो उस तरह की भी फीलिंग कभी आई, अटेम्प्ट डिले करने की? नहीं सर, मेरा ये था कि मैं मई में तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 3 महीने दोबारा से वही वही चीज रिपीट पढ़ना मेरे को नहीं जमता था। इसलिए हम्म। मैंने सोच रखा था कि इसी में जैन में ही देना है, और दोनों ही देने हैं। तो मैं अपने आप को पुश करता रहता था कि बोथ ग्रुप्स देने हैं, ओके ओके डिले नहीं करना अटेम्प्ट। ओके। तो बहुत ही प्यारा इंटरव्यू था इन सभी बच्चों के साथ। थोड़ा सा वीडियो में कुछ ग्लिच हो गया था तो इसीलिए हम लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू नहीं दिखा पाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उस पोर्शन में हमने क्या बातें करी थी बच्चों के साथ। जो इन नटशल अगर मैं पूरा आपको कंक्लूजन बताऊँ हमारे सभी बच्चों का, तो उसमें मेन चीज़ ये है कि थ्योरी सब्जेक्ट अगर है तो आपको ज़रूर उसको रेगुलर पढ़ना है, लिख कर प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज़, आप ये मत सोचो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सिर्फ हम सिलेक्टिव स्टडी करें, वो खतरनाक होती है। अपना एम हायर रखोगे, टारगेट ज़्यादा रखोगे, तो ऑब्वियसली आप 60-70 तक पहुंच जाओगे। अपना एम ही छोटा रखोगे तो फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीए इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस इंटरव्यू से कुछ ज़रूर इनपुट्स आपको अच्छे मिले होंगे, और इसी तरह मैं और नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी हमारे साथ फेस टू फेस ऑफलाइन में अगर आपको पढ़ाई करनी है, खासकर अगर आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं, तो ये डिटेल आप ले सकते हैं इन नंबर्स पर वो कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी हमारी तैयारी फाउंडेशन की एंड सीए इंटर की नए बैचेस के साथ तो स्टार्ट होनी ही है। बाकी सभी बच्चों को, स्पेशली जिन्होंने अपना एग्ज़ाम अब देना है अगले अटेम्प्ट में, उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और जिनका किसी भी कारणवश इस बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उनको बस ये बोलना चाहूँगा कि हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम था छोटा सा जो हमने इस बार नहीं क्लियर करा, पर डेफिनेटली अगली बार ज़रूर क्लियर कर लेंगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। बस एक अपने मोटिवेशन से, एक अपनी एनर्जी लेवल से अपने आप को उठाओ, आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही सही, रुकना नहीं है, चलते रहना वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में साथ देने के लिए, और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा।